तैयारियां पूरी हो चुकी थी और कुछ जोरदार झटकों के बाद यह साफ हो गया था कि गैरी अच्छी तरह से बंधा हुआ था। मुझे अब भी इस पर पूरा भरोसा नहीं है, गैरी, टॉम ने अपनी चिंता जाहिर की। तुमने मेरे पेरेंट्स के स्टोरेज यूनिट से बड़ी आसानी से निकल लिया था। मुझे डर है कि कहीं तुम इससे भी बाहर न निकल जाओ। पिछली बार जैसा नहीं होगा, गैरी ने भरोसे के साथ कहा। मुझे ठीक से समझाना नहीं आता, लेकिन फुल मून के गुजरने के बाद मैं खुद को कमजोर महसूस कर रहा हूं। मैं अब भी उसकी पावर से ट्रांसफॉर्म कर सकता हूं, लेकिन यह ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा। असल में यह पूरी बात झूठ थी। गैरी अपने नए मिले फुल ट्रांसफॉर्मेशन स्किल को टेस्ट करने वाला था। एक बात थी जिसकी उसने खुद से कसम खाई थी। टॉम को अंडरडॉग से जुड़ी किसी भी चीज के बारे में नहीं बताएगा, और इसमें सिस्टम भी शामिल था। कौन जाने ये सिस्टम भी उन्हीं का बनाया हुआ हो। वर्स्ट केस में वो किसी को भी मार सकते थे जिसे इसके बारे में जरा सी भी जानकारी हो। गैरी का प्लान था चार्जिंग हार्ट और क्लॉ ड्रेन स्किल्स का इस्तेमाल करके अपनी एनर्जी को लगभग 35 तक ले आए। फुल ट्रांसफॉर्मेशन में 20 एनर्जी लगती थी, और ट्रांसफॉर्म स्टेट में हर एक्स्ट्रा मिनट के लिए 10 एनर्जी और खर्च होती थी। ऐसे में गैरी को पूरा यकीन था कि जैसे ही उसकी एनर्जी 10 तक पहुंचेगी, ट्रांसफॉर्मेशन अपने आप कैंसिल हो जाएगी, करीब 30 सेकंड्स बाद, और वो वापस नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगा। इन चेन्स को मुझे ज्यादा देर तक रोकने की जरूरत नहीं है, गैरी ने सोचा। बस 30 सेकंड्स निकाल दें, इतना काफी है। टॉम ने रॉ मीट से भरे खाने के बैग्स थोड़ी दूरी पर रख दिए। ये ट्रांसफॉर्मेशन के बाद के लिए थे। दूरी जानबूझकर तय की गई थी, इन 30 सेकंड्स को ध्यान में रखते हुए। अगर गैरी किसी तरह बाहर निकल भी जाता, तो हो सकता था वो खाने तक पहुंच जाए, जिससे उसकी एनर्जी बढ़ जाती और ट्रांसफॉर्म्ड स्टेट और लंबी हो जाती। इसलिए जरूरी था कि वो समय पर वहां तक पहुंच सके। क्या तुम वाकई पूरी तरह श्योर हो, गैरी? टॉम चिल्लाया। अगर तुम कंट्रोल नहीं कर पाए तो? पिछली बार तुमने खुद कहा था कि तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। यह फिर से हो सकता है ना? गैरी ने टॉम की तरफ देखा। इस हालत में बाधा हुआ वो थोड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन उसकी आंखों में सच्ची चिंता थी। यही तो मुझे जानना है कि क्या मैं टर्न होकर भी कंट्रोल में रह सकता हूं या नहीं, गैरी ने जवाब दिया। मुझ पर भरोसा रखो। सब कुछ ऐसे सेट किया गया है कि अगर मैं सब कुछ याद न रख पाऊं, या मेरी वेयरवुल्फ इंस्टिंक्ट्स हावी हो जाए, तब भी मैं किसी के हर्ट होने से पहले वापस ह्यूमन बन जाऊंगा। मुझे उम्मीद है। यह सुनकर टॉम दूसरी दिशा में चल पड़ा और गैरी के फोन पर रिकॉर्डिंग चालू कर दी। फिर गैरी ने करीब 10 मिनट्स तक इंतजार किया ताकि टॉम काफी दूर पहुंच जाए। आखिरकार समय आ गया था। गैरी ने यहां आते वक्त एक चार्जिंग हार्ट इस्तेमाल किया था। उसने महसूस किया था कि जब भी वो स्किल यूज करता है और एक्चुअल फाइट नहीं होती, तो उसके शरीर में एड्रेनलिन की तेज लहर दौड़ जाती है। उसके लिए चलना तक मुश्किल हो जाता था। वो बस दौड़ना चाहता था, लेकिन टॉम की वजह से खुद को रोक रहा था। अब एनर्जी 35 पर आ चुकी थी। स्किल एक्टिवेटेड फुल ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन हैज बिगन। दांत भींचते हुए गैरी ने खुद को उस अनबेरेबल दर्द के लिए यार किया, जिसे वो आज भी साफ साफ याद करता था। अफसोस, ये वन टाइम चीज नहीं थी। सब कुछ फिर से होने लगा। दिल की जबरदस्त धड़कन, मांसपेशियों का फूलना और बहुत कुछ। उसे नहीं पता था कि दर्द पिछली बार से ज्यादा था या कम, लेकिन वो पूरी तरह फोकस में रहना चाहता था, ताकि सब कुछ याद रख सके। मुझे कॉन्शियस रहना है। अगर मैं बेहोश हुआ, तो मुमकिन है मेरी सोच पर मेरी नेचुरल इंस्टिंक्ट्स कब्जा कर ले, या जैसे भी ये काम करता हो। मुझे इसका विरोध करना सीखना होगा। उसकी स्किन तेजी से जड़ने लगी, हाथों से फर निकलने लगा। उसका मन कर रहा था अपने ही शरीर को नोच डाले, लेकिन चेन्स अपना काम कर रही थीं। जब वो आगे की तरफ झटका मारता, तो चेन्स पेड़ में धंस जाती, उसे आगे पीछे खींचती, छाल तक उखड़ने लगी। फिर भी पास वाले दूसरे पेड़ में ठोंका गया एक स्पाइक उखड़ गया। फोकस में रहो, गैरी ने खुद से कहा। इस बार उसने अपने चेहरे में भी बदलाव महसूस किया, और कुछ ही पलों में ट्रांसफॉर्मेशन पूरी हो गई। गैरी को लगा वो पहले से थोड़ा लंबा हो गया है। नीचे देखने पर उसे बालों से भरी टांगें दिखी। उसके हाथों में नुकीले क्लॉज थे। अपने पुराने शरीर की कोई पहचान नहीं बची थी। फिर भी हवा जब उसके बालों से टकराई, तो उसे पता था, ये शरीर उसी का है। ये काम कर गया। मैं ट्रांसफॉर्म हो गया हूं, और अब भी कॉन्शियस हूं। रॉर रॉर, गैरी बोलने की कोशिश की। मतलब कहना चाहता था, इट वर्कड, लेकिन उसके मुंह से सिर्फ गुर्राहट निकली।
इंसानी बोल जैसा कुछ भी नहीं था। उसकी बड़ी जीभ और वोकल कॉर्ड्स उसे पूरी तरह अजनबी लग रहे थे। उसके सामने सिस्टम ने एनर्जी बार दिखाया और वो तेजी से घट रहा था। ये अच्छी और बुरी दोनों तरह की बात थी। ध्यान भटकाने वाला था, लेकिन साथ ही ये वार्निंग भी दे रहा था कि वो कब वापस नॉर्मल बनेगा। फिर भी एनर्जी घटते हुए गैरी एक और चीज चेक करना चाहता था, अपना स्टेटस। उसे जानना था कि इस वक्त वो कितना ज्यादा पावरफुल है। स्टेट वेयरवुल्फ ग्रेड पॉन्थ 18 14 चाहता था। एंड्योरेंस 28 5। ये स्टैट्स चार्जिंग हार्ट के वक्त वाले स्टैट्स से मेल खाते थे, जो कि एक्सपेक्टेड था। लेकिन वेयरवुल्फ फॉर्म में उसे हर स्टैट में एक्स्ट्रा 5 पॉइंट्स का फायदा भी मिल रहा था। ये तो फुल मून की पावर से मिलने वाली स्ट्रेंथ से भी बेहतर लग रहा है। क्या ये दोनों स्टैक होते हैं? मुमकिन है फुल मून पर मैं और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाऊं। फिर भी सिर्फ इसलिए कि अभी मैं कॉन्शियस हूं, इसका मतलब ये नहीं कि उस दिन भी ऐसा ही होगा। उस दिन टर्निंग बैक वो कहीं ज्यादा अग्रेसिव महसूस हुई थी। और ये ग्रेड वाली चीज क्या है? इन्हीं ख्यालों के बीच उसका समय पूरा हो गया। गैरी वापस नॉर्मल फॉर्म में बदलने लगा। उसका शरीर सिकुड़ रहा था और राहत की बात यह थी कि वापस बदलते वक्त कोई दर्द नहीं हुआ। लेकिन एक अजीब सेंसेशन जरूर था। उसने ये ध्यान ही नहीं दिया था कि उसके कपड़े ट्रांसफॉर्मेशन में इतने खिंच चुके थे कि फट गए थे, और वो एक बार फिर काफी हद तक नंगा रह गया था। कमाल है, बस टॉम जल्दी वापस आ जाए, गेरी ने सोचा। अगर कोई जंगल में मुझे ऐसे चेन से बंधा देख ले, तो वो समझेगा मैं कोई सुपर परवर्ट हूं। वो खुद को फेस पाम करना चाहता था, लेकिन हाथ वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहे थे। फिर भी ये साफ था, ये सही दिशा में एक बड़ा कदम था। अब बिली, तुम्हारा शिकार करने का वक्त आ गया है। थोड़ी देर बाद जब टॉम वापस लौटा, तो वो ये देखकर हैरान रह गया कि चेन्स अब भी पूरी तरह इंटैक्ट थी और उसका बेस्ट फ्रेंड वहां पूरी तरह नंगा खड़ा था। उसने जानबूझकर गैरी के एक खास हिस्से की तरफ देखने से परहेज किया और जल्दी जल्दी सारे लॉक्स खोलने लगा। तो क्या हुआ? टॉम ने पूछा। रुको, बताने से पहले ये पहन लो। किस्मत से उन दोनों ने एक्स्ट्रा कपड़ों का एक सेट पहले से तैयार कर रखा था। बॉक्सर्स पहनते ही गैरी एकदम से एक दिशा में दौड़ पड़ा, टॉम को वहीं छोड़ते हुए। वो सीधे उस जगह जा रहा था जहां खाने के बैग्स रखे थे। कुछ मिनट्स बाद जब गैरी वापस आया, तो बैग्स लगभग खाली हो चुके थे। हाई स्कूलर को थोड़ी निराशा थी कि टॉम उसके पीछे नहीं आया, कम से कम ये देखने के लिए कि उसने सब कुछ कितनी तेजी से चट कर दिया था। तुम्हें कैसे पता? गैरी ने लौटते हुए पूछा और अपने फोन की तरफ बढ़ा। मेरा मतलब एक्स्ट्रा कपड़े लाने के बारे में। क्या तुम भूल गए कि स्टोरेज यूनिट साफ करने वाला मैं ही था? टॉम ने जवाब दिया। तुम्हारे कपड़े तो पूरी तरह फट चुके थे। जितना खाना तुमने मुझसे मंगवाया और जो लॉक लाने को कहा, उससे मुझे लगा कि तुम कोई वेयरवुल्फ वाला काम करने वाले हो। बस ये नहीं पता था कि तुम सच में बदल भी सकते हो। फिर अचानक उसकी आंखें फैल गई। रुको, अगर कपड़े फिर से फट गए तो इसका मतलब ये काम कर गया है ना? तुमने सच में कर दिखाया। गैरी को कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी। उसके चेहरे की बड़ी सी मुस्कान सब कुछ बता रही थी। उसने फोन घुमाकर टॉम को वीडियो दिखाया। स्क्रीन पर एक बड़ा भूरे रंग का बालों से ढका भेड़िया दिखाई दे रहा था। कोई शक नहीं था, यह सच में काम कर गया था। इसके बाद दोनों ने बैठकर गैरी के एक्सपीरियंस के बारे में बात की। बातचीत के दौरान कुछ बातें साफ हुई। टॉम को पूरा यकीन था कि रिकॉर्डिंग में दिखने वाला वेयरवुल्फ वही था जिसे उसने उस दिन देखा था। उसने बिली के लुक के बारे में बताया और यह भी कि उन दोनों की फर का रंग अलग था। टॉम के हिसाब से गैरी का फुल ट्रांसफॉर्मेशन वाला फॉर्म उसके नेचुरल स्टेट से थोड़ा छोटा लग रहा था। हालांकि वो पूरी तरह श्योर नहीं था, क्योंकि उसने सिर्फ वीडियो देखा था। तो शायद मेरी पहले वाली सोच सही थी, गैरी ने मन ही मन सोचा। फुल मून के दौरान मेरा वेयरवुल्फ वर्जन ज्यादा बड़ा और ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। लेकिन जो एक चीज समझ नहीं आ रही वो है ये पॉन स्टेज। अभी तो ये दिख नहीं रहा, मतलब ये सिर्फ वेयरवुल्फ फॉर्म के साथ जुड़ा हुआ कुछ है। अब आगे क्या प्लान है? टॉम ने पूछा। दोनों पत्तों पर बैठे आराम कर रहे थे। गैरी की एनर्जी रिफिल हो चुकी थी, लेकिन वो अभी दोबारा ये सब ट्राई करने के मूड में बिल्कुल नहीं था। वो खुश था कि पहली ही बार में सब ठीक से हो गया, वरना बार बार मीट खरीदना काफी एक्सपेंसिव पड़ता। मुझे मुझे बिली को ढूंढना है, गैरी ने जवाब दिया। टॉम को यह अंदाजा पहले से था। न्यूज वाला सस्पेक्टेड मर्डरर वही बिली था। सब कुछ जुड़ता जा रहा था।
बस एक बात समझ में नहीं आ रही थी कि गैरी की बिली से मुलाकात हुई कैसे। दोनों के बीच फाइट हुई, लेकिन कैसे? टॉम ने सोचा, शायद मुझे ज्यादा पूछताछ नहीं करनी चाहिए। गैरी धीरे-धीरे मुझे सब बता रहा है। अगर मैं पेशेंट रहूं, तो वो सही समय पर सब कुछ खुद बता देगा। लेकिन ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है, टॉम ने कहा। अगर पुलिस तक उसे ढूंढ नहीं पा रही, तो तुम कैसे ढूंढोगे? वैसे सोचो तो, ऑल्टर्ड हंटर्स को कैसे पता चला था कि वो उस दिन कहाँ होगा? वो वहां मौजूद थे, है ना? मतलब उन्होंने किसी तरह तुम में से किसी को ट्रैक किया होगा। काश तुम्हारे पास भी उनके जैसी स्किल्स होती। टॉम की ये बात सुनते ही गैरी के दिमाग में एक ब्रिलियंट आइडिया चमक उठी। हो सकता है वो खुद बिली को ढूंढ न पाए, लेकिन क्या उनके स्कूल में ही एक ऑल्टर्ड हंटर नहीं है? गैरी अपने चेहरे पर आई बड़ी मुस्कान को रोक ही नहीं पाया। अगर वो किसी तरह ब्लेक को कन्विंस कर पाए, तो बिली तक पहुंचने में उसे एक बड़ा हेड स्टार्ट मिल सकता है। दिन डल चुका था, लेकिन स्लो का पुलिस स्टेशन अब भी उतना ही बिजी था। अगर कोई बाहर सड़क पर खड़ा होता, तो अंदर से आती तेज आवाजें साफ सुनाई देती। ये एक जबरदस्त बहस थी। मैं यहां 3 बार आ चुका हूं, एक यंग मैन चिल्लाया, डेस्क पर दोनों हाथ पटकते हुए। और हर बार तुम मुझे एग्जैक्ट सेम थिंग बताते हो। मेरा भाई एक हफ्ते से ज्यादा टाइम से गायब है। और सिर्फ वो ही नहीं, उसके वो बेकार दोस्त भी, जिनके साथ वो घूमता रहता था, सब गायब हैं। मान लो, तुम लोग सिर्फ इसलिए कोशिश नहीं कर रहे क्योंकि मैं कौन हूं। डेस्क के पीछे बैठा वर्कर असहज दिख रहा था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि सिचुएशन कैसे हैंडल करे। सामने बैठा इंसान भी शांत स्वभाव का बिल्कुल नहीं था। कुछ लोगों के लिए यह नजारा अजीब होता, लेकिन गैंगस्टर्स और पुलिस के बीच ऐसी बातें काफी आम थी। कितनी बार एक ही बात समझाएं ताकि तुम्हारे मोटे दिमाग में घुस सके? एंटन ने पूछा, अपने ऑफिस से बाहर निकलते हुए। वो काफी देर से अंदर छुपा बैठा, लेकिन न्यूसेंस जाने का नाम नहीं ले रहा था। तो चीफ ऑफ पुलिस को खुद ही आना पड़ा। लास्ट टाइम कह रहा हूं, उस रात के बारे में एनी इंफॉर्मेशन निकालना लगभग नामुमकिन है। बस इतना पता है, तुम्हारा भाई और उसके दोस्त डेड या इंजर्ड लोगों की लिस्ट में नहीं थे। एंटन ने उंगली से उस यंग मैन की छाती पर जोर दिया। तुम लकी हो कि तुम्हारे लिए हमने इतना किया, जबकि उस पूरी शो के लिए ज्यादातर जिम्मेदार तुम्हारी गैंग ही थी। अगर तुम जैसे स्कम सड़क से हट जाए, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। बात आगे बढ़ाने का कोई इरादा न रखते हुए एंटन वापस अपने ऑफिस में चला गया और जोर से डोर बंद किया ताकि मैसेज साफ जाए। रेवन गुस्से से भरा हुआ बाहर निकल आया। उसे समझ आ गया था कि यहां से उसे कुछ नहीं मिलने वाला। फ्रस्ट्रेशन में वो फ्रंट स्टेप्स पर बैठ गया, सिर दोनों हाथों में थामे हुए। गॉड डैम इट, तुम कहां गायब हो गए हॉक? रेवन ने सोचा। मैंने हर जगह ढूंढ लिया, एवरीवेयर। न सिर्फ तुम्हें, बल्कि तुम्हारे उन बेवकूफ दोस्तों को भी। लेकिन कोई क्लू नहीं मिला। पीछे से डोर खुलने की आवाज आई, लेकिन रेवन ने सिर नहीं घुमाया। थोड़ी देर बाद उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पास खड़ा है, और किसी ने उसके सामने एक पेपर थमा दिया। ऊपर देखा तो एक यंग ऑफिसर खड़ा था। चीफ आपको पसंद नहीं करता, लेकिन हमने सच में आपके भाई को ढूंढने की कोशिश की है, उस यंग रू ने कहा। मैंने अपने फ्री टाइम में उसका केस देखा। बस इतना ही मिल पाया, उसके सेलफोन प्रोवाइडर से। ये आपके भाई के आखिरी मैसेजेस का ट्रांसक्रिप्ट है। ऐसा लग रहा है कि वो किसी लड़की से बात कर रहा था। इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बने बिना मैं बस इतना ही कर सकता हूं। मुझे उम्मीद है कि आपको अपने भाई और उसके दोस्तों को ढूंढने में लक मिले। इतना कहकर वो ऑफिसर वापस अंदर चला गया, और रेवन उस पेपर को हाथ में लिए वहीं बैठा रह गया। पेजेस पलटते हुए रेवन को एहसास हुआ, शायद आखिरकार उसे अपने भाई तक पहुंचने का पहला क्लू मिल गया था। आज संडे था, और पहले गैरी अक्सर दोपहर के करीब तक सोता रहता था, लेकिन आज वो ठीक सुबह 7 बजे उठ गया। माँ के हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद से उसे जल्दी उठने की आदत हो गई थी, ताकि वो एमी के लिए ब्रेकफास्ट बना सके। भले ही ज्यादातर बस सैंडविच या सीरियल ही होता था। हमेशा की तरह उसकी मॉर्निंग रिचुअल की पहली चीज थी अपना स्टेटस चेक करना। नेम गैरी डेम लेवल 8, एक्सपी 932, हेल्थ 100, एनर्जी 120, स्ट्रेंथ 9, डेक्सटेरिटी 7, एंड्योरेंस 14, बॉन्ड मार्क्स उसे हर दिन 30 एक्सपी दे रहे थे, और डेली क्वेस्ट से मिलने वाले 10 एक्सपी के साथ मिलाकर वो रोज अच्छा खासा एक्सपी जमा कर रहा था। इसी पेस से चलता रहा तो बस 3 दिन में वो लेवल 9 पर पहुंच जाएगा, मतलब क्लास पाने से सिर्फ एक लेवल दूर।
हालांकि वेयरवुल्फ होने के नाते क्लास क्या होगी इसका उसे कोई आइडिया नहीं था। ब्लेक से बिली को लोकेट करने में मदद मांगने वाला उसका छोटा सा प्लान अभी मंडे तक वेट करेगा। गैरी को नहीं पता था कि ब्लेक कहाँ रहता है, और वैसे भी ऑल्टर्ड हंटर्स के घर में घुसना कोई समझदारी भरा आइडिया नहीं था, खासतौर पर तब जब वो खुद क्या है। लायंस डेन में क्यों घुसे जब स्कूल ग्राउंड पर ही ब्लेक से मिल सकता है? फोन उठाते ही गैरी की नजर एक मैसेज पर पड़ी। बी देयर टुमारो मॉर्निंग 8 a.m. लास्ट चेक बिफोर द ग्रैंड ओपनिंग। यही असली वजह थी कि वो आज इतनी सुबह उठा था। कल सभी हाउलर्स को यही टेक्स्ट मिला था। फ्राइडे को खाई ने सैटरडे ऑफ दिया था और अपेरेंटली उसने आखिरी रेनोवेशन पूरा कर लिया था। मतलब आज ओपनिंग डे था। अग्रीमेंट के मुताबिक वीकडेज में मिस डिग्रेस जगह संभालेंगी, लेकिन खाई ने जोर दिया था कि वीकेंड्स पर वो सब हेल्प करेंगे। ब्लॉन्ड टीनेजर का फ्यूचर प्लान था कि जैसे जैसे हाउलर्स ग्रुप बड़ा होगा नए मेंबर्स को यहां काम पर लगाया जाएगा। अभी के लिए बस 5 टीनेजर्स और एक एडल्ट थे। यही वो लोग थे जिन पर वो सच में भरोसा कर सकते थे। अभी फिलहाल क्लब सिर्फ वीकेंड्स पर खुलेगा, वो भी आफ्टरनून में, स्कूल स्टार्ट होने से पहले और स्कूल खत्म होने के बाद। क्लोजिंग टाइम थोड़ा अंधेरा होने से पहले रखी गई थी ताकि लेट नाइट ट्रबल से बचा जा सके। फोन देखा तो पता चला वो 10 मिनट्स लेट हो चुका था। उसने एमी को सरप्राइज देने के लिए खुद ऑमलेट बनाने की कोशिश की थी, लेकिन फूटू भी इंस्ट्रक्शन वीडियो देखते देखते बनाना एक बहुत ही खराब आइडिया साबित हुआ। हैरानी की बात यह थी कि बाकी पांचों पहले से बाहर खड़े उसका वेट कर रहे थे। गैरी को उम्मीद थी कि कम से कम ऑस्टिन तो लेट होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। कोई कंप्लेंट नहीं कर रहा था, सब बस अंदर जाने के लिए एक्साइटेड थे। उनके चेहरों पर चमक थी। जो मेहनत उन्होंने की थी, आज उसका नतीजा दिखने वाला था। तुम सब बाहर क्या कर रहे हो? गैरी ने पूछा। तुम्हारा इंतजार, खाई ने सीधा जवाब दिया। हम सब ने मिलकर यह बनाया है तो लगा कि अंदर भी साथ में ही घुसना चाहिए। ऊपर देखते ही गैरी को साफ फर्क दिख गया। उसे नहीं पता खाई ने यह कैसे मैनेज किया, लेकिन बिल्डिंग के बाहर मेटल या प्लास्टिक के ग्रे लेटर्स लगे हुए थे। वो जगह अब काफी प्रोफेशनल लग रही थी। लगता है तुमने मेरी फिनिशिंग टच नोटिस कर ली। एवरीवन, वेलकम टू द वुल्फ्स पूल क्लब। नेम तो कूल है, वुल्व्स कूल होते हैं। फिर अचानक उसे कुछ याद आ गया। एक्चुअली रहने दो, वुल्व्स आर्सहोल्स होते हैं, प्योर आर्सहोल्स। काई ने गैरी को एक मीनिंगफुल विंक दिया और ग्रीन हेयर्ड टीनेजर को यकीन हो गया कि क्लब का नाम शायद उसी की वजह से चुना गया था। अंदर कदम रखते ही सबको जबरदस्त डिफरेंस महसूस हुआ। एम्बियंट लाइट्स काम कर रही थी और दीवारों के चारों तरफ ग्रीन नियॉन लाइट लगी थी, जिससे जगह में एक वार्म फीलिंग आ रही थी। पूल टेबल्स पर नया क्लॉथ लगा था, बॉल्स साफ थे, क्यू स्टिक्स बदले जा चुके थे, और बार पर अब प्रॉपर स्टूल्स भी थे। बस एक चीज मिसिंग लग रही थी, बार के पीछे अल्कोहल की वैरायटी। अभी वो हिस्सा थोड़ा खाली था, हालांकि ड्रिंक्स और स्नैक्स रेडी थे और विंडोज अभी तक फिट नहीं हुई थी। गैरी को खुद को पिंच करना पड़ा। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतनी बड़ी डंप जैसी जगह इतनी कम टाइम में बदल सकती है। यार, ये जगह ब्यूटीफुल है, बोला। लगता है मेरी आंखों में पानी आ रहा है। इतनी स्क्रबिंग, इतना कंस्ट्रक्शन, अब समझ आ रहा है कि सब वर्थ था। ये हमारी जगह है। आई कैंट बिलीव दिस। गैरी को भी वही फीलिंग आ रही थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि जिंदगी में उसे ऐसा महसूस होगा, लेकिन ये जगह उन सब की थी। हाउलर्स की। क्लब दोपहर 2 बजे खुलेगा और रात 8 बजे तक चलेगा, जब सड़कों पर अंधेरा शुरू होने लगेगा। अभी मरी फ्रंट पर कैशियर सिस्टम चेक कर रही थी। प्राइसेस सही सेट हुई है या नहीं। मेंबरशिप कार्ड्स, मंथली पेमेंट्स, स्नैक्स, फूड, सीखने के लिए बहुत कुछ था। सबने आपस में बांट लिया था कि कौन क्या याद रखेगा, क्योंकि अकेले किसी से भी ये सब मैनेज नहीं होता। अगर कुछ समझ ना आए, सीधे मेरे पास आ जाना, मैरी ने कहा, अपनी मोटी नोटबुक टेबल पटकते हुए। सब कुछ इसमें लिखा है। प्रैक्टिस रन्स के बाद ऑस्टिन ने कुछ कॉल्स किए, अपने अंडरलिंग्स और दोस्तों को प्लेस के बारे में बताते हुए। गैरी और इनू भी यही करना चाहते थे, लेकिन जल्दी ही उन्हें एहसास हुआ कि उनके फोन्स में कॉन्टैक्ट्स नाम के बराबर थे। ग्रेट, मम, एमी और टॉम। गैरी ने मन ही मन साई किया। और आखिरी दो लोग हैं जिन्हें मैं यहां बुलाना बिल्कुल नहीं चाहता। एडवर्टाइजमेंट सिर्फ कॉल्स तक सीमित नहीं थी। खाई ने सुबह कुछ पेपर बॉयज को पे किया था ताकि फ्लायर्स बांटे जा सके। एरिया को इवेंचुअली उनकी प्रेजेंस का पता चलना ही था, तो अभी क्यों नहीं?
उन फ्लायर्स में से एक गलती से ग्रे कलर गैंग के मेंबर के हाथ लग गया, जिसने तुरंत अपने लीडर बफिन को इन्फॉर्म किया। बॉस, क्या करें? उसने पूछा। लगता है आज वो बिजनेस खुलने वाला है। अंडरडॉग्स या किसी और गैंग की प्रोटेक्शन भी नहीं दिख रही। ग्रे एलिफेंट्स को बता दें। वो मेंबर अपने हाथ रगड़ रहा था, सोचते हुए कि ये इन्फो शायद उसे गैंग में फेवर दिला दे। बफिन ने सबसे पहले लोकेशन चेक की। जगह ट्रबलसम थी। दिन में फुट ट्रैफिक ज्यादा रहता, लेकिन रात होते ही एरिया में प्रॉब्लम शुरू हो जाती, क्योंकि वो दो गैंग्स की टेरिटरी की बॉर्डर पर था। ऐसे बिजनेस ज्यादा से ज्यादा कुछ महीनों में ही बंद हो जाते। रिपेयर्स और प्रोटेक्शन में पैसा उड़ जाता। ग्रे एलिफेंट्स को परेशान करने की जरूरत नहीं। बफिन ने आदेश दिया, नए लड़कों को भेजो, उन्हें ही जाकर चेक करने दो। आखिरकार बिजनेस के लिए खुल चुका था, लेकिन इसे पूरी तरह सक्सेस कहा जाए या नहीं, यह कहना थोड़ा मुश्किल था। जगह काफी बिजी थी और गैरी को जरा भी फुर्सत नहीं मिल रही थी। वो लगातार लोगों को सर्व कर रहा था, उनके सवालों के जवाब दे रहा था, और साथ साथ कैश रजिस्टर से लगातार पैसे की आवाज आ रही थी। इनकम का फ्लो अच्छा था, इसमें कोई शक नहीं। फिर भी गैरी को हेजिटेशन इसलिए हो रही थी क्योंकि लगभग 90% कस्टमर्स ऑस्टिन के स्कूल से थे। शुरू शुरू में जब कुछ लोग आए तो उनके चेहरे पर टेंशन साफ दिख रही थी। उन्होंने सीधे पूछ लिया था कि अब वो किस से भिड़ने वाले हैं और किस स्कूल के साथ क्लैश होने वाला है। जल्दी ही सबको समझ आ गया कि ऑस्टिन ने उन्हें सिचुएशन एक्सप्लेन ही नहीं की थी। उनके स्कूल के टॉप डॉग ने बस आने का ऑर्डर दिया था, तो नेचुरली सबको लगा कि कोई बड़ी फाइट होने वाली है। लेकिन जब उन्हें पता चला कि ये किसी गैंग वॉर का कॉल नहीं है, तो ज्यादातर वहीं रुक गए, पूल खेली, स्नैक्स खरीदे और रिलैक्स करने लगे। वो एंजॉय तो कर रहे थे, लेकिन हाउलर्स बस यही होप कर सकते थे कि लोग इतना एंजॉय करें कि दोबारा भी आएं। शायद यही होता है एक रियल लीडर का इन्फ्लुएंस, गैरी ने सोचा। उसने चारों तरफ नजर डाली। करीब 20 हाई स्कूल स्टूडेंट्स वहां मौजूद थे, और वो सब सिर्फ ऑस्टिन की वजह से आए थे। कैश रजिस्टर लगातार बज रहा था, और भीड़ उम्मीद से ज्यादा होने की वजह से मरी को भी वेट्रेस की तरह हेल्प करनी पड़ी। एक ट्रे में कोक और स्नैक्स लेकर वो आगे बढ़ी और दो सोफास के बीच टेबल पर रख दिए। जैसे ही वो झुकने लगी, दोनों तरफ बैठे दो लड़के उसकी टांगों और स्कर्ट को घूरने लगे। उन्होंने एक दूसरे को देखा, और फिर उनमें से एक ने हवा में उसकी बैक साइड पर हिट करने का जेस्चर किया। दूसरा हंस पड़ा। हियर्स योर फूड, आई होप यू एंजॉय इट, मारी ने मुस्कुराते हुए कहा। जो लोग उसे जानते थे, उनके लिए वो बिल्कुल अलग इंसान लग रही थी। पोलाइट, स्माइलिंग और आसपास रहने में जेन्युइनली प्लेजेंट। ये वही लड़की थी जो ट्रेनिंग के समय ड्रिल सर्जन की तरह सबको इंस्ट्रक्शंस देती थी। उससे बिल्कुल उल्ट। लेकिन जैसे ही मारी ने पीठ घुमाई, उसे किसी के हाथ की चोट महसूस हुई। पीछे से लड़कों की हंसी और विसल्स सुनाई दी। मेरी कुछ पल के लिए फ्रोजन सी रह गई, समझ ही नहीं आया कि रिएक्ट कैसे करे। लड़के हंसते रहे, तभी उनमें से एक को अचानक किसी ने कलाई से पकड़ लिया और जबरदस्ती खड़ा कर दिया। पकड़ इतनी जोर की थी कि उसे लगा उसका कंधा डिसलोकेट हो जाएगा। What the hell did you just do? गैरी की आवाज में गुस्सा साफ था। Are you crazy, man? You're hurting me. Let go. I'm a paying customer. You have no right to treat me like this. वो चिल्लाया। उसके दोस्त भी रेडी लग रहे थे, जैसे किसी भी पल जंप कर देंगे। So what? That doesn't give you the right to do that. गैरी ने कहा। What if that was your sister or your mother? ये सोचते ही गैरी का खूलने लगा। मरी का छोटा सा फ्रेम उसे एमी की याद दिला रहा था, और उसके दिमाग में एक बेहद अनप्लेजेंट सीन उभर आया। Are you her boyfriend or something? लड़का हंसते हुए बोला, If you want to simp for her, don't get me involved. It was just a little tap. She wasn't hurt. She can ignore it, and I didn't hear her complain either. उसके चेहरे पर जरा भी पछतावा नहीं था। मरी की हालत साफ बता रही थी कि उसे अच्छा नहीं लगा, और यही बात गैरी को और भड़का रही थी। Get out! तभी पूल क्लब के दूसरे सिरे से एक भारी आवाज गूंजी। ये ऑस्टिन था। लोग अपने आप रास्ता देने लगे। ये देखकर वो स्टूडेंट ग्रिन करने लगा। You're dead now. गैरी एक पल के लिए हेजिटेट कर गया। वो उस लड़के को सबक सिखाना चाहा था, लेकिन ऑस्टिन ही था जिसने सबको बुलाया था। और यहाँ फाइट हुई तो बड़ी प्रॉब्लम बन सकती थी। ऑस्टिन पास पहुंचा और गैरी के पकड़े हुए लड़के को कॉलर से पकड़ लिया। Not him. You! Dipst! ऑस्टिन ने कहा, और अपना माथा उसके माथे से टिका दिया। और तुम सब सुन लो,
ऑस्टिन ने बाकी स्टूडेंट्स की तरफ देखा। इन लोगों के साथ कोई ऐसा बिहेव नहीं करेगा। ये मेरे ग्रुप का हिस्सा है, समझे? उसने जो किया वो मेरी लिटिल सिस्टर को हैरेस करने जैसा है। ये कहते हुए ऑस्टिन ने उसे गर्दन से घसीटा, दरवाजा खोला और बाहर फेंक दिया। जब समझ आ जाए कि तुमने क्या गलत किया है तभी वापस आना। ऑस्टिन ने हाथ ताली की तरह बजाया। और तब एक सिंसियर अपॉलॉजी लेकर आना। उसके लिए। दरवाजा जोर से बंद हो गया। ऑस्टिन के पलटते ही पूरे रूम में सन्नाटा छा गया। कोई हंसी नहीं, कोई शोर नहीं। शो खत्म। ऑस्टिन ने ऊंची आवाज में कहा, सब वापस इडियट को भूल जाओ। थोड़ा वक्त लगा लेकिन धीरे धीरे माहौल नॉर्मल हो गया। काई ने मरी से कहा कि वो काउंटर के पीछे ही रहे और बाकी लड़कों ने काम की स्पीड बढ़ा दी। जब सब कस्टमर्स सर्व हो गए तो जगह थोड़ी शांत होने लगी। नए कस्टमर्स आने लगे और अब प्रोसेस स्मूथ हो चुका था। मरी को बार बार बुलाने की जरूरत नहीं पड़ रही थी। पहले जो क्राउड था उसने क्लब को पॉपुलर दिखाया और उसी की वजह से और लोग अट्रैक्ट हो रहे थे। आखिरकार गैरी को भी अपनी पहली ब्रेक मिली। वो बार के पास बैठ गया जहां मैरी और उसकी मां काम कर रही थी और बाकी सबको एंजॉय करते हुए देख रहा था। काई, इनु और ऑस्टिन पूल खेल रहे थे और साफ दिख रहा था कि ब्लॉन्ड टीनेजर बेट्स लगा रहा है। कुछ ही मिनटों में पैसे एक्सचेंज हुए और हमेशा की तरह सब हाउलर्स की जेब में गए। थैंक यू। एक सॉफ्ट सी आवाज आई। क्या? गैरी ने पूछा। शोर के बीच उसे ठीक से सुनाई नहीं दिया था, इवन अपनी एनहेंस्ड हियरिंग के साथ भी। आई सेड थैंक यू, मैरी ने थोड़ा जोर से दोहराया। उसकी नजर उस ग्लास पर टिकी थी जिसे वो साफ कर रही थी। और सिर्फ आज के लिए नहीं, ब्लैक कलर गैंग वाले इंसिडेंट के लिए भी मुझे तब से थैंक यू कहना था। सॉरी, इतना टाइम लग गया। वो, गैरी ने ऑकवर्ड सा महसूस करते हुए कहा। आई मीन, दे डिजर्व्ड इट। एंड आज वाला परवर्ट भी। ये पहली बार था जब किसी ने उसे ओपनली हीरोइक काम के लिए प्रेज किया था और वो खुद भी थोड़ा एम्बैरेस्ड हो गया। मैरी की बात सुनकर उसे याद आया। पहली बार उसने उसे तब देखा था जब ब्लैक कलर गैंग वाले दिन में उसे परेशान कर रहे थे। नॉर्मली कलर गैंग्स का किसी को दिन में टारगेट करना रेयर था। शायद मुझे उससे पूछना चाहिए, गैरी ने सोचा। लेकिन गैरी कुछ पूछ पाता उससे पहले ही मरी ने उसे एक सवाल से चौंका दिया। आर यू एन इडियट? अब गैरी सच में कंफ्यूज हो गया। एक पल पहले तक मैरी उसे थैंक यू कह रही थी और अगले ही पल उसे इंसल्ट कर रही थी। आई एम सॉरी, वो गलत तरह से निकल गया, मरी ने तुरंत कहा। मेरा मतलब यह है कि तुम ऐसी सिचुएशंस में डरते क्यों नहीं हो? उस दिन ब्लैक कलर गैंग वाले तुम्हें सीरियसली आउटनंबर कर रहे थे और आज भी ये पूरी पॉसिबिलिटी थी कि सब मिलकर तुम पर जंप कर सकते थे। अब गैरी को थोड़ा समझ आया कि वो क्या कहना चाह रही थी। शायद मैं सच में थोड़ा इडियट हूं। गैरी ने कंधे उचका दिए। मुझे नहीं पता, बस वहां खड़े खड़े सब देखना गलत लग रहा था। पहले होता तो शायद मैं कुछ नहीं करता, लेकिन अब मेरे आसपास के लोग हर्ट हो रहे हैं और कोई कुछ नहीं कर रहा। तो मैंने सोचा, अगर मैं वही इंसान बन जाऊं जो सिर्फ देखने और हेल्प की उम्मीद करने की बजाय एक्ट करे तो क्या होगा। यार, जब ये सब जोर से बोलता हूं ना तो बड़ा लेम लगता है, किसी चीप सुपर हीरो मूवी जैसा। और मैं तो सुपर हीरो के आसपास भी नहीं हूं। मतलब मैं गुड लुकिंग नहीं हूं, बॉडी भी स्क्रॉनी है और मेरी पर्सनैलिटी भी सक्स बॉल्स। वेल, लिटरली बॉल्स नहीं, बट यू गेट द पॉइंट। गैरी की आवाज धीरे धीरे फेड होने लगी। उसने खाए, ऑस्टिन और इनू की तरफ देखा। जब मैं उन्हें देखता हूं तो लगता है ये रोल उनके लिए ज्यादा फिट करता है, मेरे लिए नहीं। पता नहीं कैसे, लेकिन अपनी ही बातें बोलकर गैरी और ज्यादा डिप्रेस्ड हो गया। उसे कभी किसी से खुलकर ये सब कहने का मौका ही नहीं मिला था। पहले टॉम ही वो इंसान था जिससे वो सबसे ज्यादा बात करता। तभी उसके सामने एक हल्की सी क्लैक की आवाज आई। ऊपर देखा तो एक पाइंट ग्लास में कोक रखा था। ऑन द हाउस, आमी ने कहा। टेक्निकली तुम इस जगह के बॉस जैसे ही हो तो फ्री ड्रिंक तो बनती है। एनीवे, तुम डिजर्व करते हो। फिर उसने आगे कहा, जो मैंने कहा था याद रखना, बॉस तुम हो, वो नहीं। कौन कह सकता है कि जब वो तुम्हें देखते हैं तो उन्हें भी ऐसा ही न लगता हो। गैरी, क्या तुम्हारे आगे कोई और सामने आया था? नहीं। हो सकता है वो बाद में आए हो, लेकिन एक्ट सबसे पहले तुमने किया और यही चीज तुम्हारा बनाती है। और वैसे भी तुम इतने बैड लुकिंग भी नहीं हो। ऑनेस्टली, यूर काइंड क्यूट। गैरी उसी वक्त कोक पी रहा था और ये सुनते ही लगभग सब बाहर उगल ही देता। कुछ रिएक्ट करने से पहले ही मरी वहां से भाग चुकी थी, बार के दूसरे सिरे पर किसी और कस्टमर को सर्व करने।
शायद वो खुद भी काइंड क्यूट है, गैरी ने सोचा, लेकिन ये बात वो कभी जोर से कहने की हिम्मत नहीं करता। एक सक्सेसफुल नाइट के बाद अब बारी थी ये गिनने की कि एक ही दिन में उन्होंने कितना पैसा कमाया। सरप्राइजिंगली ड्रिंक्स और फूड की कॉस्ट निकालने के बाद भी लगभग 3,000 बचे थे। ये किसी की भी एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा था। कम से कम तब तक जब तक गैरी ने कैलकुलेशंस शुरू नहीं की। रुको, इसका 10% हुआ 300, और वो हम सब में डिवाइड होगा। मतलब मेरे हाथ में तो हार्डली कुछ आएगा। ये तो इनफ नहीं है। मैं तुम्हारा फेस पढ़ सकता हूं, काय ने कहा, उसका कंधा थपथपाते हुए। अगर अमीर बनना इतना आसान होता तो क्या कोई गरीब रहता? ये बस पहला दिन है। बिजनेस ग्रो करेगा। हम ज्यादा देर तक ओपन कर पाएंगे, शायद रात में भी। तब हम आसानी से डबल कमा लेंगे। और वैसे भी अभी प्रायोरिटी ये है कि ज्यादातर पैसा मेरी और उसकी माँ के पास रहे, ताकि ये जगह चलाने के लिए जो ब्यूरोक्रेटिक झंझट है वो हैंडल हो सके। आफ्टर ऑल, सबसे ज्यादा काम वही कर रही हैं। फ्यूचर में ऐसा टाइम आएगा जब हमें उंगली भी नहीं उठानी पड़ेगी और इनकम पैसिव बन जाएगी। आखिर में काय ने 100 निकाले और गैरी की तरफ बढ़ाए। इसमें उसका 10% का हिस्सा भी था, और वो एक्स्ट्रा पैसे भी जो काय ने अर्लियर बेट से जीते थे। पैसा जल्दी कमाया जा सकता है और हम कमाएंगे भी, काय ने कहा, लेकिन ओवरनाइट नहीं। ट्रस्ट मी, हम वहां पहुंचेंगे। फिलहाल बस खुश रहो कि मैं ये सोच भी नहीं सकता कि तुम्हारी क्यूट सी सिस्टर भूखी रहे। और आज जो तुमने हमारे मेंबर के लिए स्टैंड लिया, गुड जॉब। तुम हर दिन ज्यादा लीडर बनते जा रहे हो। गैरी ने इंस्टिंक्टिवली थोड़ी सी ग्रम्बल की खाई की टीजिंग पर, लेकिन फिर भी उसने पैसे के लिए थैंक्स कहा। कॉम्प्लीमेंट भी उसे अच्छा लगा। वो खाई पर भरोसा करता था। अगर वो कह रहा था कि ये सही डायरेक्शन में कदम है तो गैरी मान लेता था। फिर भी इसका मतलब यह था कि अभी के लिए अंडरग्राउंड फाइट्स में उन्हें हिस्सा लेना पड़ेगा, जब तक कुछ ड्रास्टिक चेंज न हो जाए। मंडे को एमी के लिए गैरी का ऑमलेट अटेम्प्ट कल से कहीं बेहतर रहा, भले ही एंड रिजल्ट स्क्रैम्बल्ड एग्स बन गया हो। इतना करते ही वो जिम की तरफ भागा, अपना डेली क्वेस्ट पूरा करने। दुर्भाग्य से इतने टाइम के बाद भी उसे स्टैट्स में कोई इंप्रूवमेंट नहीं दिखा। उसे सीरियसली शक होने लगा कि वो 5 एक्सपी सच में वर्थ इट हैं या नहीं। ऊपर से फ्यूचर में इसके लिए पैसे देने पड़ेंगे, ये सोचकर भी मन नहीं करता था। एनर्जी रिप्लेनिश करने के लिए एक क्विक बाइट लेने के बाद उसने प्रोग्रेस चेक की। एक्सपी 982 1024, डैम। मैं लेवल 9 के कितना करीब हूं। आह, वेंसडे तक वेट करना पड़ेगा। सिस्टम, तुम मुझे इतना टीज क्यों करते हो? जस्ट 2 एक्स्ट्रा एक्स दे दो टुमारो प्लीज, बस एक बार। सिस्टम की तरफ से हमेशा की तरह सन्नाटा। स्कूल पहुंचते ही कुछ स्टूडेंट्स पहले से अंदर थे। उनमें शिन भी था, जो किसी वजह से टिफनी को घूरे जा रहा था। गैरी को समझ नहीं आ रहा था कि न्यू गर्ल से कैसे बिहेव करे। उसे अब भी थोड़ी लाइकिंग थी, लेकिन लास्ट इंटरेक्शन के बाद वो अनश्योर था। दूसरी तरफ टॉम के साथ सब नॉर्मल लग रहा था। पूल क्लब में बिजी रहने के दौरान टॉम संडे को ऑल्टर्ड और वेयरवुल्व्स के बारे में इंफॉर्मेशन ढूंढने में लगा रहा था। लंच ब्रेक के समय गैरी ने टॉयलेट जाने का बहाना बनाया और इनू व टॉम को पीछे छोड़ दिया। असली वजह यह थी कि उसने हॉलवे में एक खास इंसान को चलते देखा था। ब्लेक, वेट! क्या तुम्हारे पास एक मोमेंट है? मुझे तुमसे बात करनी है, गैरी ने कहा। ओ क्रैप! ब्लेक के दिमाग में अलार्म बज गया। उस दिन जो मैंने सुना उसे अभी तक प्रोसेस ही नहीं कर पाया, और अब वो मुझसे बात करना चाहता है। ऑल्टर्ड होने तक तो ठीक था गैरी, लेकिन टेस्ट नेगेटिव आया था। अगर तुम ऑल्टर्ड नहीं हो तो क्या तुम एक मॉन्स्टर हो? स्कूल की विंडो सिल के बाहर लटकना आजकल स्टूडेंट्स के लिए कोई नॉर्मल बात नहीं थी, लेकिन ब्लेक ने एग्जैक्टली यही किया था। हालांकि सच कहें तो वो अपने फेल नहीं, उसने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि वो एक ऑल्टर्ड हंटर था, और उसे चिंता थी कि शायद उसके स्कूल में कोई ऑल्टर्ड मौजूद है। स्कूल में व्हाइट रोज एजेंट्स को देखना इस बात का संकेत था कि गैरी से भी ज्यादा डेंजरस चीजें वहां घूम रही हो सकती हैं। यही वजह थी कि ब्लेक को जल्दी एक्ट करना जरूरी लगा। लेकिन पूरी इन्वेस्टिगेशन सुनने के बाद उसने जो एकमात्र चीज सीखी वो ये थी, गैरी ऑल्टर्ड नहीं था। ये बात ब्लेक के लिए पूरा हेड स्क्रैचर मोमेंट बन चुकी थी। पूरा दिन ब्लेक बेहद एब्सेंट माइंडेड रहा। रग्बी प्रैक्टिस के बाद वो जल्दी जल्दी घर की तरफ बढ़ा, और अजीब तरह से उसे राहत महसूस हो रही थी। उसका दिल अब तेज नहीं धड़क रहा था, लेकिन दिमाग में सवालों का शोर था। मैंने उसे साफ देखा था, एक डॉग लाइक बीस्ट से वापस इंसान बनते हुए।
ब्लेक ने सोचा, ह्यूमन से बीस्ट में ट्रांसफॉर्म होना तो सिर्फ ऑल्टर्ड ही कर सकते हैं, राइट? तो फिर टेस्ट फेल कैसे हो गया? टेस्ट्स फॉल्टी हो सकते हैं, लेकिन यूजुअली गलती ह्यूमन एरर की वजह से होती है, टेस्ट ठीक से कंडक्ट ना करने पर। वरना व्हाइट रोज और हम उन्हें वेरिफिकेशन के लिए इस्तेमाल ही नहीं करते। और दो एक्सपीरियंस्ड एजेंट्स इतनी रुकी मिस्टेक कैसे कर सकते हैं? ये पॉसिबल ही नहीं लगता। फिर ये सब हो कैसे रहा है? ये साफ था कि ये मामला ब्लेक अकेले सॉल्व नहीं कर सकता। उसे आंसर्स चाहिए थे, किसी ऐसे इंसान से जो उसे ज्यादा जानता हो। थोड़ी देर बाद वो आखिरकार घर पहुंच गया। घर के साइड में उनका क्लिनिक था। कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं, बस लोकल्स के लिए एक छोटा सा मेडिकल प्लेस जहां आमतौर पर छोटे मोटे वुंड्स ट्रीट किए जाते थे, मेडिसिन बेची जाती थी और रेयर केसेस में लोकल हॉस्पिटल की मदद की जाती थी। क्लिनिक हंट फैमिली की प्रॉपर्टी थी और उसके बगल में ही उनका घर था। बाहर से देखने वालों की नजर से बचाने के लिए एक ऊंची वॉल बनी हुई थी। वॉल में एक वुडन गेट था जो पासकोड डालने पर स्लाइड होकर खुलता था। ब्लेक ने पासकोड डाला और अंदर गया। अंदर एक गार्डन था और गार्डन के आखिर में एक ट्रेडिशनल एशियन स्टाइल वुडन हाउस था। सिंगल फ्लोर, काफी बड़ा, लेकिन थोड़ा रन डाउन। वेल्थी है या नहीं, ये देखकर कहना मुश्किल था। अंदर जाते ही ब्लेक ने जूते उतारे और स्लाइडिंग डोर खोली, और उसी पल हवा में कुछ तेजी से कटने की आवाज आई। ब्लेक ने इंस्टेंटली साइड में रोल किया। उसके सामने उसका फादर खड़ा था, हाथ में बैटन लिए हुए। ब्लो से बच तो गए, उसके पिता ने कहा, सफेद रोब पहने हुए। लेकिन आज तुम यूजुअल से स्लो थे। अगर मैं स्पीड टाइप बीस्ट ऑल्टर्ड होता तो तुम अब तक हिट हो चुके होते। हंटर को हमेशा विजिलेंट रहना चाहिए, रिएक्टिव नहीं, एक्टिव। वो पीछे मुड़कर अंदर चले गए, लेकिन पूरा अंदर जाने से पहले रुक गए। लगता है तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है, उन्होंने कहा। आओ अंदर आकर बात करते हैं। अंदर एक नॉर्मल ट्रेनिंग रूम था, ट्रेडिशनल डोजो जैसा। ब्लेक और उसके फादर यहां रेगुलरली ट्रेन करते थे, स्पेशल वेपन्स के साथ। ये वेपन्स नो लीथल वेपन्स एक्ट के तहत इलीगल थे, इसीलिए उन्होंने ये जगह पूरी तरह हिडन रखी थी। उसके फादर रूम के पीछे वाली दीवार पास गए। वहां एक टेबल पर 3 मंकी स्टैच्यूज रखी थी, एक आंखें ढके हुए, एक कान और एक मुंह। उन्होंने उन्हें एक खास ऑर्डर में छुआ। क्लिक। दीवार के दाहिने हिस्से ने घूमना शुरू किया और आधी घूमकर रुक गई। एक स्टेयरकेस रिवील हुई जो नीचे जाती थी। दोनों नीचे उतरे। रास्ते में छोटी छोटी लाइट्स जल रही थी। नीचे पहुंचकर ब्लेक ने सीक्रेट ऑल्टर्ड हंटर रूम देखा। शेल्व्स में पुरानी किताबें भरी थीं। ब्लेक ने उन्हें थोड़ी घबराहट से देखा। उसे बचपन की वो एंडलेस पढ़ाइयां याद आ गई। इन किताबों में हंट फैमिली का इतिहास था। उन्होंने क्या हंट किया, क्यों किया। साथ ही पुराने बीस्ट्स की डिटेल्स थी, नॉलेज जो किसी भी ऑल्टर्ड से लड़ते वक्त प्राइसलेस होती। आगे एक वर्क बेंच थी, उसके बगल में एक्सपेरिमेंटल टेबल। दूसरी तरफ पुराने वेपन्स और आर्मर सेट्स रखे थे, हर एक यूनिक। कुछ सेंचुरीज पुराने लगते थे और हर जनरेशन ने उनमें इंप्रूवमेंट्स की थी। मुझे लगा यहां तुम ज्यादा कंफर्टेबल फील करोगे, उसके फादर बोले। क्या तुम अब भी उस इंसिडेंट के बारे में सोच रहे हो? अगर तुम सच में जल्दी 1 स्टार ऑल्टर्ड हंटर बनना चाहते हो, तो स्लो के ऑल्टर्ड का काम खत्म करके हम हायर टियर सिटीज मूव कर सकते हैं। फिर तुम दूसरों से मिल पाओगे और इतना लेफ्ट आउट फील नहीं करोगे। यह सुनकर ब्लेक को फिर से अपनी पोजीशन याद आ गई। उसके फादर ओजैकस हंट एक 3 स्टार ऑल्टर्ड हंटर थे, मतलब उन्होंने 15 से ज्यादा ऑल्टर्ड मारे थे, जबकि ब्लेक ने एक भी नहीं। असल में जो उसका पहला किल होना चाहिए था उसे उसने जाने दिया था। ओजकस अक्सर अदर्स से मिलने की बात करते थे, लेकिन अब तक वही एकमात्र ऑल्टर्ड हंटर थे जिन्हें से ब्लेक मिला था। उनके फादर का मानना था कि जब तक ब्लेक अपना पहला स्टार नहीं करता, तब तक उसे दूसरों से मिलाने का कोई मतलब नहीं। ब्लेक अपने फादर से प्यार करता था, लेकिन ये बात उसे चुभती थी। पास्ट जनरेशंस में हंट फैमिली को काफी प्रेस्टीज मिला था, लेकिन ओजकस का अपने बेटे को छुपा कर रखना ब्लेक को ऐसा फील कराता था जैसे उसके फादर को उस पर शर्म हो। शायद थोड़ा रिलेटेड है, ब्लेक ने धीरे से कहा। मैं बस ये पूछना चाहता था, किताबों में जिन बीस्ट्स का जिक्र है जो बहुत पहले धरती पर घूमते थे और जिनके फॉसिल्स से ऑल्टर्ड बनाए जाते हैं, क्या ये पॉसिबल है कि कुछ बीस्ट्स आज भी एग्जिस्ट करते हों? ओजेकस ने ठुड्डी सहलाते हुए जवाब दिया, ये ऑल्टर्ड हंटर्स के बीच काफी पॉपुलर टॉपिक है। डेफिनेटिव आंसर तो आज तक नहीं मिला,
लेकिन मैं पर्सनली बिलीव करता हूं कि कुछ अब भी मौजूद हैं। मैंने खुद कभी नहीं देखा, लेकिन कुछ स्पेशल ऑल्टर्ड के रूमर्स जरूर हैं। तुम्हें याद है किताबों में लिखा था कुछ बीस्ट्स ने ह्यूमनॉइड फॉर्म हासिल कर लिया था। अपने टाइम में वही सबसे डेंजरस थे, क्योंकि उनमें इंटेलिजेंस के क्लियर साइंस थे। मुझे लगता है कि आज के कुछ स्पेशल ऑल्टर्ड वही हो सकते हैं जो हमारे बीच छुपे हुए हैं। तो क्या ये जवाब था? क्या गैरी असल में कोई ह्यूमनॉइड बीस्ट था जिसने ब्लेक से सिंपैथी पाने के लिए एक नेकेड टीनेजर का रूप लिया था? लेकिन अगर ऐसा होता तो उसका ब्लड ब्लैक होना चाहिए था, जबकि ब्लेक को साफ याद था वो रेड था। आखिर वही तो था जिसने उसे अपने कपड़ों से धोया था। ओज़ाकस बैटन को रखने लगे। सरप्राइज अटैक्स के लिए ये अच्छा टूल था, लेकिन पुलिस के हाथ लग गया तो बहुत बुरा आउटकम होता। तो क्या आपने कभी ऐसा बीस्ट सुना है जो ब्लैक ब्लड की जगह रेड ब्लड बहाता हो? ब्लेक ने पूछा। स्टेयरकेस के ऊपर पहुंचते पहुंचते उसके फादर एकदम फ्रीज हो गए। उनकी उंगलियां अब भी बैटन से चिपकी हुई थीं। तुम ये सवाल ऐसे क्यों पूछ रहे हो? ओज़ाकस ने धीरे से कहा, जैसे ये हाइपोथेटिकल नहीं बल्कि पर्सनल हो। वो धीरे धीरे मुड़े। ब्लेक ने जोर से निगल लिया। जब गैरी ने ब्लेक से कहा कि उन दोनों को किसी जरूरी बात पर बात करनी है, तो वे आर्ट ब्लॉक के पास रखी बेंच तक आ गए। इस बार ग्रीन हेयर्ड टीनेजर ही बैठा, जबकि यंग ऑल्टर्ड हंटर ने खड़े रहना ही बेहतर समझा। ओए, अर्थ टू ब्लेक, तू मेरे साथ है भी या नहीं? गैरी ने दूसरे हाई स्कूलर के चेहरे के सामने हाथ हिलाया। सब ठीक है ना? कल अपने डैड के साथ कहीं बाहर था क्या? तू कुछ ज्यादा ही खोया खोया लग रहा है। हाँ, सॉरी यार, दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। और ऑनेस्टली मुझे अब भी नहीं लगता कि रग्बी प्रैक्टिस के अलावा हमें ऐसे बाहर मिलना चाहिए। ब्लेक ने जवाब दिया, और ऐसा लगा जैसे वो फिर से जाने ही वाला हो। वेट ने ब्लेक का हाथ पकड़ लिया। ये जरूरी है उस दिन वाले दूसरे ऑल्टर्ड के बारे में। उसने सोचा था कि ऑल्टर्ड हंटर को कितना सच बताया जाए। आखिर ब्लेक पहले ही गैरी का सीक्रेट जान चुका था। बस उसे यह लगता था कि ग्रीन हेयर्ड टीनेजर खुद एक ऑल्टर्ड है, एक ऑनेस्ट मिस्टेक जिसे गैरी ठीक करने के मूड में नहीं था। लेकिन अगर इससे उसका ट्रस्ट और कोऑपरेशन मिल सकता था, तो वो सच्चाई बताने के लिए कुछ हद तक तैयार था। वो ऑल्टर्ड, मुझे लगता है मुझे पता है वो कौन है। तुमने सुना ही होगा कि कुछ दिन पहले व्हाइट रोज वेस्टब्रिज आए थे और मुझसे पूछताछ की थी। वो बिली ब्रंटन के बारे में सवाल पूछ रहे थे, वही लड़का जो कुछ समय पहले न्यूज में था। एनीवे, पिछली बार जब तुम और तुम्हारे डैड हमें रोकने आए थे, तब तुम दोनों किसी तरह उस ऑल्टर तक व्हाइट व्हाइट रोज से पहले ही पहुंच गए थे। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुमने ये कैसे किया? गेरी ने पूछा। अगर उसे तरीका मिल जाता तो वो खुद ये कर सकता था, और बिली का अकेले सामना कर सकता था। और जब तुम ऑल्टर्ड को ढूंढ लोगे तब करने का क्या प्लान है गैरी? ब्लेक ने पूछा। उसके दिमाग में और भी ढेर सारे सवाल थे। दोनों के बीच रिलेशन क्या था? वो एक जैसे ऑल्टर्ड या बीस्ट क्यों लगते थे? लेकिन इतना साफ था कि गैरी खुद भी दूसरे से कांटेक्ट नहीं कर पा रहा था। ग्रीन हेयर्ड टीनेजर ब्लेक की आंखों में देख सकता था। जब तक उसे एक सेटिस्फाइंग जवाब नहीं मिलेगा, वो हिलेगा नहीं। और इस सवाल का जवाब शायद वही था जिसे सुनकर ब्लेक ठीक रहेगा। मैं उसे खत्म करना चाहता हूं, गैरी ने बिना हिचक जवाब दिया। वो लोगों को चोट पहुंचा रहा है, मार रहा है। हो सकता है अभी वो लो प्रोफाइल में हो, लेकिन मुझे पता है उसने रुकना नहीं सीखा। इनु को जानते हो नन, जो हाल ही में यहां ट्रांसफर होकर आया है? मुझे पूरा यकीन है कि बिली उसे टारगेट कर रहा है। इसी वजह से वो उस दिन जंगल में था। मैं तुम्हारी सिचुएशन समझता हूं, इसलिए मैं तुमसे हेल्प नहीं मांग रहा। बस ये जानना चाहता हूं कि तुमने उसे ट्रैक कैसे किया। ब्लेक को यकीन नहीं था कि दूसरा टीनेजर सच बोल रहा है या नहीं, लेकिन उसे यह भी पता था कि वो इस सिचुएशन को अपने फायदे में इस्तेमाल कर सकता है। गैरी को उससे कुछ चाहिए था, और उसके पास ऐसे सवाल थे जिनके जवाब सिर्फ वही दे सकता था। ठीक है, मैं तुम्हें बता दूंगा कि उसे कैसे ढूंढा जाए। अगर तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारा बिली बिली से रिलेशन क्या है। और मुझे एक्चुअल ट्रूथ चाहिए गैरी। मुझे पता है कि तुम सच में ऑल्टर्ड नहीं हो, तो पहले ये बताओ कि तुम एग्जैक्टली क्या हो। ब्लेक ने सख्ती से कहा। यह रिएक्शन गैरी ने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था। ब्लेक को कैसे पता चला कि वो ऑल्टर्ड नहीं है? क्या ऑल्टर्ड हंटर्स के पास कोई सिक्स सेंस होती है, या फिर पुलिस फोर्स के अंदर उनका कोई मोल है? आखिरकार इससे फर्क नहीं पड़ता था। जरूरी बस बिली को ढूंढना था।
जितनी देर होती, दूसरा ओमेगा वुल्फ उतना ही स्ट्रांग होता जाता और गैरी के आसपास के लोगों के लिए रिस्क भी बढ़ता जाता। मैं मैं बता दूंगा। हाल ही में गैरी दूसरों को ज्यादा सच बताने लगा था और दिल का बोझ हल्का लगने लगा था। बेशक ब्लेक को यह बताने की जरूरत नहीं थी कि वो वेयरवुल्फ कैसे बना। साथ ही उसने एक क्रिटिकल बात छुपा ली कि असल में बिली को वेयरवुल्फ उसी ने बनाया था। अगर ब्लेक या दूसरे ऑल्टर्ड हंटर्स को पता चल जाता कि गैरी सिर्फ एक सिंपल बाइट से दूसरों को टर्न कर सकता है, तो वो उसे शिकार बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। सब कुछ कन्फेस करने के बाद ब्लेक की रिएक्शन वैसी बिल्कुल नहीं थी जैसी गैरी ने सोची थी। यंग ऑल्टर्ड हंटर ने बस एक लंबी राहत की सांस ली। थैंक गुडनेस, तो तुम बस एक वेयरवुल्फ हो। ब्लेक मुस्कुराया, लेकिन फिर वो पास आया और गैरी के कंधे पर हाथ रख दिया। मुझे अफसोस है, लेकिन मैंने झूठ बोला था। सच में बिली जैसे किसी को ट्रैक करने का कोई आसान तरीका नहीं है। ऑल्टर्ड हंटर्स कई टूल्स इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कोई गारंटीड मेथड नहीं होता। और ऑनेस्टली ऐसा कोई सीक्रेट नहीं है जो मैं तुम्हें बस बता दूं। वो इंस्ट्रूमेंट्स काफी इन डेप्थ नॉलेज मांगते हैं। मैं उन्हें यूं ही लोन पर नहीं दे सकता। तुम समझते हो ना? गैरी का चेहरा उतर गया और उसका अपसेट होना बिल्कुल जायज था। उसे लगा था कि शायद वो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम से एक कदम और नजदीक पहुंच गया है, लेकिन उसकी एकमात्र लीड भी हाथ से निकल गई। ऊपर से उसे झूठ सुनना भी अच्छा नहीं लगा, भले ही वो खुद भी पूरी तरह ऑनेस्ट नहीं था। लेकिन एक चीज है जो मैं कर सकता हूं। अगर किसी को पता चल गया कि मैं क्या प्रपोज करने वाला हूं, तो शायद मुझे एक्सकम्युनिकेट ही कर दें। क्यों ना हम दोनों मिलकर उसे गिराने की कोशिश करें। मतलब मैं एक ऑल्टर्ड हंटर हूं, और भले ही वो वेयरवुल्फ हो, वो भी तो एक तरह का ऑल्टर्ड ही है जिसे टेक डाउन करना जरूरी है, राइट? नो ऑफेंस, लेकिन अगर मैं तुम्हें हैंडल कर पाया था, तो अकेले उसके सामने जाना तुम्हारे लिए मुश्किल से इम्पॉसिबल तक हो सकता है। वो मेरे 3 स्टार डैड के सामने टिक चुका है और जिंदा बच निकला है, तो टफ कहना भी कम होगा। अकेले शायद हमारा कोई चांस ना हो, लेकिन साथ में शायद हम काफी हो। क्या कहते हो? गैरी इस बात पर हिचकिचा रहा था कि उसे ब्लेक का ऑफर एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं। बिली उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी था और वो बिल्कुल नहीं चाहता था कि उसके दोस्त इस सब में घसीटे जाएं। ओमेगा वुल्फ का उन पर किया गया अटैक अब भी उसके दिमाग में घूम रहा था, खास तौर पर इसलिए क्योंकि उस रात किसी का न मरना बस डम लक की वजह से था। लेकिन ब्लेक बाकी लोगों से अलग था। सबसे पहले तो वो एक ऑल्टर्ड हंटर था, ऐसे लोगों के ग्रुप से जो रोज अपनी जान रिस्क में डालकर ऑल्टर्ड को मारते हैं। यहां तक कि अगर गैरी मना भी कर देता, तब भी चांसेस थे कि ब्लेक और उसका डैड बिली पर नजर रखे ही रखते। लेकिन क्या ऑल्टर्ड हंटर के साथ काम करना सच में सही है? गैरी ने सोचा। मैं ब्लेक पर भरोसा कर सकता हूं ना? उस रात उसने मुझे छोड़ दिया था, जबकि मैं इतना इंजर्ड और वीक था कि रेजिस्ट भी नहीं कर सकता था। वो चाहे तो मुझे आसानी से मार सकता था। हालांकि अगर वो चाहे तो अपने डैड को मेरे बारे में बता भी सकता है। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया। जिन चीजों पर उसका कंट्रोल नहीं है, उनके बारे में चिंता करने के बजाय क्यों न वो अपने सिस्टम का इस्तेमाल करे। कम से कम तब उसे वार्निंग मिल जाएगी अगर उसका भरोसा गलत निकला। तुम सही हो। बिली को गिराने के लिए हम दोनों साथ में कहीं ज्यादा स्ट्रांग हैं, गैरी ने कहा। लेकिन मेरी एक कंडीशन है। मुझे प्रॉमिस चाहिए कि तुम मुझे मारने की कोशिश नहीं करोगे। उसने हैंडशेक के लिए हाथ आगे बढ़ाया। अजीब बात यह थी कि इस बार ब्लेक ही हेजिटेट कर गया और सोचने लगा। लेकिन आखिरकार उसने गैरी का हाथ पकड़ लिया। फेयर लगता है। मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं तुम्हें मारने की कोशिश नहीं करूंगा, ब्लेक ने जवाब दिया। हालांकि उसके वर्ड्स काफी केयरफुल थे। वो खुद तो कोशिश नहीं करेगा, लेकिन वो ये गारंटी नहीं दे सकता था कि कोई और नहीं करेगा। A spoken deal has been made. Would you like to mark Blake Hunt? Yes. 5 out of 5 marks have been assigned. Please reach a higher level to increase the number of available marks. ओह, तो ऐसे मिलते हैं ज्यादा मार्क्स। ये जानकर गैरी काफी खुश हुआ। उसने जानबूझकर एक मार्क फ्री रखा हुआ था, अगर कभी उसे किसी और अपने करीबी के साथ बॉन्ड बनाना पड़े। वैसे वो फ्यूचर में किसी को ट्रैक करने के लिए फोर्स्ड बॉन्ड इनिशिएट करने में भी काम आ सकता था। खुशकिस्मती से उसने पहले ही अपने करीबी लोगों के साथ बॉन्ड मार्क बना लिया था और ब्लेक के साथ ये प्रॉमिस एक और बोनस लेकर आया था।
मिलने वाले एक्स्ट्रा 10 एक्सपी की वजह से कल सिर्फ एक डेली क्वेस्ट पूरा करके ही वो लेवल 9 तक पहुंच सकता था। शायद तब मुझे आखिरकार वो आयरन बॉडी स्किल मिल जाए जो मैंने कुछ समय पहले देखी थी। इतनी जल्दी और मार्क्स मिलना शायद ज्यादा उम्मीद होगी, लेकिन हो सकता है लेवल 10 पर कुछ हो। आखिर सिस्टम ने उसे मेन क्वेस्ट कहा है, कुछ तो स्पेशल होगा। वैसे क्या तुम्हें बुरा लगेगा अगर हम बिली को ढूंढना कल से शुरू करें? गैरी ने पूछा। आज मुझे कुछ चीजें सॉर्ट करनी है। ओमेगा वुल्फ को गिराने की जितनी जल्दी थी उतना ही जरूरी वो एक्स्ट्रा स्टैट पॉइंट भी था जो कल मिल सकता था। कोई दिक्कत नहीं। ब्लेक ने सिर हिलाया। मुझे भी कुछ चीजें अरेंज करने में 2-3 दिन लगेंगे, लेकिन बता दूं, शायद हमें बस एक ही चांस मिलेगा। ऑनेस्टली मुझे डैड के पीछे पीछे ये सब करना पसंद नहीं है। अगर प्लान फेल हुआ या बहुत डेंजरस निकला तो हमें छोड़ देना चाहिए। वर्स्ट केस में मैं ये दिखा सकता हूं कि मैंने उसे अकेले ढूंढा था, तुम्हारा नाम लिए बिना। सारे लीड्स मिल जाएं तो डैड शायद उसे संभाल लेंगे। गैरी ने सिर हिलाया, हालांकि वो पूरी तरह अग्री नहीं था। वो चाहता था कि बिली सच में खत्म हो, ना कि मामला किसी और के हाथ में चला जाए। जब तक क्वेस्ट मौजूद थी उसे यकीन था कि ओमेगा वुल्फ उसके पीछे ही रहेगा। दोनों अपनी अपनी राह चले गए। गैरी ने अपने फोन में एक नया कॉन्टैक्ट ऐड किया। उसकी छोटी सी कॉन्टैक्ट लिस्ट में एक और नाम जुड़ गया। नंबर देखते हुए उसने सोचा कि क्या ब्लेक को पूल क्लब इनवाइट किया जाए। काई ने कहा भी था कि क्लासमेट्स को बुलाना चाहिए। आखिर वो बिजनेस ही था, और अगर वे साथ काम करने वाले थे तो रिश्ता थोड़ा करीबी होना बुरा नहीं। शायद बिली वाला मामला निपटने के बाद, गैरी ने सोचा। ब्रेक के बाद क्लासेस फिर नॉर्मल चलती रहीं जब तक क्लब एक्टिविटीज का टाइम नहीं आ गया। आज गैरी और टॉम दोनों फील्ड पर थे। लास्ट मैच में सब्स्टिट्यूट्स के इस्तेमाल के बाद मिस्टर रूट ने प्रैक्टिस में उन्हें ज्यादा शामिल करना शुरू कर दिया था, जस्ट इन केस फिर वैसा कुछ हो जाए। तो क्या बाद में और वेयरवुल्फ स्टफ करने का प्लान है? टॉम ने बॉल को लात मारने का नाटक करते हुए पूछा। अब जब कंट्रोल आ गया है, लिमिट्स वगैरह टेस्ट करना बुरा नहीं होगा। एक्चुअली मैं बिजी हूं। गैरी मना करने ही वाला था, लेकिन फिर उसने आइडिया बदल लिया। हे, क्यों ना तुम क्लब प्रैक्टिस के बाद मेरे साथ चलो? मैंने हाल ही में एक और पार्ट टाइम जॉब शुरू की है। एटमॉस्फेयर काफी चिल है और वहां के लोग तुम्हें पहले से जानते भी हैं, प्रॉब्लम नहीं होगी। तुम देख सकोगे कि मैं क्या करता हूं। जब तक मन करे रुको, पसंद न आए तो निकल जाना। टॉम को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। गैरी उसे अपनी जॉब पर बुला रहा था। यह सोचकर उसने हल्का सा गल्प किया। आखिर वो जॉब क्या हो सकती है? लेकिन अगर बेस्ट फ्रेंड बुला रहा है तो सेफ ही होगी, राइट? वो टॉम से और डिस्टेंस नहीं बनाना चाहता था। टॉम हमेशा उसकी हेल्प करता आया था। बिजनेस के पहले दिन के बाद गैरी को गैंग्स वाली बातों की चिंता भी नहीं थी, क्योंकि वोल्फ्स पूल क्लब में सब इतने बिजी रहते थे कि वो जगह बस एक हैंग आउट स्पॉट बन गई थी। ऐसे में इसे सीक्रेट रखने की कोई वजह नहीं थी। श्योर, ये तो बढ़िया रहेगा, टॉम ने उत्साह से कहा। प्रैक्टिस खत्म होने के बाद टॉम, गैरी और इनू स्कूल गेट के बाहर खड़े थे। गैरी ने टॉम को समझा दिया था कि वे सब एक ही जगह काम करते हैं और वे खाई का वेट कर रहे थे, जिसके कनेक्शंस के बारे में टॉम पहले से जानता था। टॉम को यह पसंद नहीं था कि गैरी खाई और उसके ग्रुप के साथ ज्यादा टाइम बिता रहा है। उसे अब भी लगता था कि उसका बेस्ट फ्रेंड उनके साथ गैम्बलिंग में पड़ गया था। वो बस डरता था कि कहीं वो उसे और गलत चीजों में न फंसा दें। हालांकि वो ये भी नहीं भूला था कि अगर वो लोग न होते तो शायद वो उस दूसरे वेयरवुल्फ का स्नैक बन चुका होता, जिसे उसने शुरू में गैरी समझ लिया था। कस्टमर या एक और पेयर ऑफ हेल्पिंग हैंड्स, काई ने मजाक में कहा, हाथ हिलाते हुए उनके पास आते हुए। मरी कहाँ है? इनू ने पूछा, ये देखकर कि उनका अपर क्लासमैन अकेला है। आह, वो आज क्लब नहीं आई, काई ने जवाब दिया। स्कूल के रिकॉर्ड्स के हिसाब से वो रिसेंटली इंजर्ड है, इसलिए कुछ टाइम तक क्लब एक्टिविटीज में हिस्सा नहीं ले सकती। मतलब वो हम सबसे पहले निकल गई होगी। दूसरे शब्दों में, वो पहले से वहां होगी। मरी का ख्याल आते ही गैरी का चेहरा थोड़ा गर्म महसूस करने लगा। उसे कल की कॉन्वर्सेशन याद आ गई। फ्री टाइम एंजॉय करने के बजाय वो पूल क्लब में मेहनत से काम कर रही थी। सच कहें तो सफाई के टाइम भी वो लगातार काम कर रही थी, कैश रजिस्ट्री और बार दोनों संभालते हुए। उसने खुद एक ब्रेक तक नहीं लिया था। आखिरकार ग्रुप साथ चल पड़ा। टॉम लगातार उस जगह के बारे में सवाल पूछता रहा। गैरी ने शुरुआती सवालों के जवाब दिए। फिर खाई ने जिम्मा संभाल लिया
और टॉम की सारी कंसर्न्स दूर करता गया। यकीन नहीं होता कि तुम वोल्फ्स पूल क्लब नाम की जगह पर काम कर रहे हो, टॉम ने गैरी की तरफ देखते हुए कहा। ये खाई की नजर से नहीं बचा। उसने मन ही मन नोट कर लिया कि शायद गैरी का सीक्रेट जानने वाला वो अकेला नहीं है। रिलैक्स यार, ये बस एक नॉर्मल पूल क्लब है, इनू ने आखिरकार कहा, टॉम के कंधे पर हाथ रखते हुए। तुम्हारा दोस्त ठीक है, कोई ट्रबल नहीं होगी। ये बस अंडर द टेबल टाइप का सेटअप है। जब तक कोई रिपोर्ट नहीं करता, किसी को नुकसान नहीं और सब प्रॉफिट में रहते हैं। जब वे आखिरकार वहां पहुंचे, तो दरवाजा पूरी तरह खुला हुआ था, जो अजीब था, और सिर्फ इसलिए नहीं कि उसे गर्मी अंदर रखने के लिए बंद होना चाहिए था। सभी ने तेज कदम बढ़ाए और अंदर घुसते ही उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। What the fuck? ये किसने किया? इन्नू चिल्लाया, चारों तरफ देखते हुए, किसी कल्प्रिट को ढूंढने की कोशिश करता हुआ। इन्नू अपनी फ्रस्ट्रेशन साफ तौर पर चिल्ला चिल्ला कर निकाल रहा था। सामने जो सीन था, उसे देखकर बाकी दो लड़के इतने शॉक थे कि कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे, जबकि टॉम बिल्कुल चुप खड़ा था। उसने गैरी को पहले कभी इस हाल में नहीं देखा था। गैरी हद से ज्यादा गुस्से में था। उसकी मुट्ठियां इतनी कसकर भींची हुई थीं कि हाथ की नसें साफ उभर आई थीं। ये सब किसने किया? साला, ये जगह तो पहले से भी बदतर लग रही है। इनू चिल्लाता रहा, और उसका गुस्सा जायज भी था। पूरा पूल क्लब तहस नहस हो चुका था। पूल टेबल्स, क्यूज, यहां तक कि बार स्टूल्स भी टूटे पड़े थे। कांच के टुकड़े हर तरफ बिखरे थे और जमीन पर वो लिक्विड फैला था जो कभी बॉटल्स के अंदर हुआ करता था। उनकी सारी मेहनत एक झटके में बर्बाद कर दी गई थी। ये जानबूझकर किया गया है, काय ने धीरे से कहा। "श्श्ट, उन्हें पहले हमारे पास बात करने आना चाहिए था। उन्होंने रिप्रेजेंटेटिव्स क्यों नहीं भेजे? मैंने गलती कर दी। फेक। मुझे यकीन नहीं था कि वो इतनी जल्दी मूव करेंगे। खाई बिल्कुल अपने यूजुअल सेल्फ में नहीं था। तभी बाहर से मोटर बाइक की आवाज आई। ऑस्टिन को कुछ गलत होने का एहसास तभी हो गया था, जब किसी ने उसे ग्रीट नहीं किया, और गैरी अब भी दरवाजे पर ही खड़ा रहा। बाइक से उतरकर वो अंदर आया, और उसका रिएक्शन भी इनू जैसा ही था। ये किसने किया? किसने हमारी जगह को छूने की हिम्मत की? नाम बताओ, उनके सिर फोड़ दूंगा। ऑस्टिन चिल्लाया, अपनी एक मुट्ठी दूसरी हथेली में मारते हुए। टॉम बस वहीं खड़ा हैरान था। उसने इस नए डरावने से लड़के को पहले कभी नहीं देखा था। वो बस यही मान सकता था कि ऑस्टिन भी कोई एम्प्लॉय होगा, लेकिन अभी इंट्रोडक्शन का सही वक्त नहीं था। उसे ये भी समझ नहीं आ रहा था कि सब लोग अपनी वर्क प्लेस के बर्बाद होने पर इतना अपसेट क्यों हैं। एम्प्लॉयर के पास इंश्योरेंस तो होगी ही, जो ये सारा डैमेज कवर कर लेगी। कुछ टाइम तक काम न कर पाने का दुख समझ में आता था, लेकिन ये सब इसे इतना पर्सनल क्यों ले रहे थे? टॉम को नहीं बताया गया था कि असल में ये जगह उन्हीं की थी, कि उन्होंने ही अपना टाइम और स्वेट लगाकर इसे एक प्रॉपर एस्टैब्लिशमेंट बनाया था। सिर्फ एक दिन खुली थी ये जगह, और किसी किसी ने आकर उनकी सारी मेहनत बर्बाद कर दी थी। जब बाकी लोग अभी भी इस भयानक हालात को समझने की कोशिश कर रहे थे, गैरी अब भी दरवाजे के पास खड़ा था। टॉम, मुझे खून की स्मेल आ रही है, गैरी ने आखिरकार कहा। मुझे खून क्यों स्मेल आ रहा है? टॉम को तुरंत समझ आ गया कि उसका बेस्ट फ्रेंड सिर्फ गुस्से में नहीं था। अगर गैरी को ब्लड स्मेल आ रही थी, तो इसका मतलब सिर्फ एक ही हो सकता था। गाइस, मरी कहाँ है? काय ने कहा था न कि वो पहले से यहां होगी। टॉम ने जोर से पूछा, सारी कड़ियां जोड़ते हुए। उसी वक्त ग्रुप का एक और मेंबर बार एरिया के पास जड होकर खड़ा था। वो नीचे देख रहा था। गैरी ने नोटिस किया कि ब्लड की स्मेल वहीं से आ रही थी, और वो तुरंत दौड़कर वहां पहुंचा। काय घुटनों के बल गिर गया और मिस डिग्रेस को सहारा दिया। मिडिल एज्ड औरत बुरी तरह पीटी हुई थी, और उसके सिर के ऊपर से खून बह रहा था। मिस डिग्रेस को इस हालत में देखकर गैरी के दिमाग में वो मेमोरीज लौट आईं, जब उसने अपनी मां को इसी तरह पाया था। नहीं, 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 फिर से नहीं! काय चीख पड़ा, उसे पकड़े हुए। उठो, क्या तुम मुझे सुन पा रही हो? बाकी सब भी उसके पीछे जमा हो गए, उसकी हालत देखने और खाई की हालत समझने के लिए। जो हमेशा काम रहता था, वो पूरी तरह टूट चुका था। कुछ देर बाद शोर के बीच मिस डिग्रेस ने आंखें खोली और होश में आती हुई लगी। काय, तुम आ गए, उसने कहा। उसकी आंखें भर आई। मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें कांटेक्ट करने की कोशिश की थी। मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की। उसकी आवाज बहुत कमजोर थी। वो उसे ले गए, वो मरी को ले गए। मुझे माफ करना, मैंने सच में पूरी कोशिश की थी। मुझे पता है। काय ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। चिंता मत करो, मैं उसे वापस लाऊंगा।
बस मुझे बताओ, ये किसने किया? वो ग्रे पहने हुए थे। मुझे लगता है ग्रे कलर गैंग था, लेकिन उनके साथ दो और भी थे। मिसेस डिग्रेस ने कमजोर आवाज में जवाब दिया। बोलना भी उसके लिए बहुत थकाने वाला लग रहा था। खाई के लिए सस्पेक्ट्स तो साफ थे, ब्लैक और ग्रे कलर गैंग्स जो इस एरिया पर लड़ते रहते थे। नॉर्मली उन्हें पहले स्काउट्स भेजने चाहिए थे ताकि असली गैंग्स आकर अपनी सर्विसेज ऑफर कर सकें। लेकिन दो बातें उसे समझ नहीं आ रही थी। उन्होंने सीधे अटैक क्यों किया? एक्सटॉर्ट करने की कोशिश क्यों नहीं की? पूल क्लब की हालत देखकर वहां से अब कुछ भी गेन नहीं हो सकता था। और सबसे बड़ा सवाल, उन्होंने मरी को अपने साथ क्यों ले गया? मैं ठीक से सोच नहीं पा रहा, काय ने महसूस किया। तभी एक अनएक्सपेक्टेड इंसान आगे आया और खाई के कंधे पर हाथ रखा, उसे थोड़ा काम करने की कोशिश करते हुए। पहले इन्हें हॉस्पिटल ले चलते हैं, गैरी ने कहा, उसकी हालत को लेकर जेन्युइनली वरीड। वहां वो ठीक हो जाएंगी। टॉम, क्या तुम इन्हें वहां ले जा सकते हो? टैक्सी ले लो, एम्बुलेंस आने में शायद ज्यादा टाइम लग जाए। रुको, तुम लोग क्या करोगे? क्या तुम मेरे साथ नहीं आ रहे? टॉम ने पूछा, नंबर डायल करते हुए। गैरी ने बाकी लड़कों के चेहरों की तरफ देखा। सबके दिल में एक सा ही गुस्सा और दर्द था, और उसके दिमाग से कल वाली मैरी की इमेज निकल ही नहीं रही थी। हम मैरी को ढूंढने जा रहे हैं, गैरी ने कहा। प्लीज टॉम, इनका ध्यान रखना। टॉम ने सुन लिया था कि किसने अटैक किया था, ग्रे कलर गैंग। भले ही वो मेन गैंग जितने डेंजरस न हो, लेकिन वो सोच भी नहीं पा रहा था कि गैरी और बाकी तीन अकेले क्या कर पाएंगे। वो उन्हें रोकना चाहता था, लेकिन गैरी की आवाज में कोई हिचक नहीं थी। ठीक है, लेकिन प्रॉमिस करो गैरी, टॉम ने कहा। ऐसा कुछ मत करना जिसका तुम्हें बाद में पछतावा हो। ऑस्टिन ने मिस डिग्रेस को उठाने में मदद की और दोनों कैब का वेट करने बाहर चले गए। जब ऑस्टिन वापस आया, उसने देखा कि खाई अब भी वहीं खड़ा था, उस जगह को घूरते हुए जहां वो औरत पड़ी थी। वो बहुत ज्यादा गुस्से में है, उसका दिमाग सही जगह पर नहीं है, ऑस्टिन ने सोचा। लेकिन उसे ब्लेम कौन कर सकता है? नॉर्मली ऐसे सिचुएशन में वही हमें गाइड करता है, लेकिन अभी वो हालत में नहीं है। ऑस्टिन ने गैरी की तरफ देखा। तो बॉस, अब क्या प्लान है? उसी पल इनू ने भी गैरी की तरफ देखा और खाई भी पलटकर उसकी ओर देखने लगा। हाउलर्स की सारी नजरें अब गैरी पर थी। इजंट इट ऑब्वियस? गैरी ने गुस्से में कहा। ये हमारी जगह है और मरी हाउलर्स का हिस्सा है। उन्होंने हमसे और हमारी जगह से पंगा लिया है, तो अब हम उनकी फकिंग जगह पर चढ़ाई करेंगे, मरी को वापस लाएंगे और उन्हें इसकी कीमत चुकवाएंगे। वर्स्ट केस सिनेरियो में गैरी अकेले जाने के लिए भी तैयार था। वो किसी को ब्लेम नहीं करता। आखिर जो वो करने जा रहे थे, वो किसी भी नॉर्मल टीनेजर के लिए पागलपन ही था। फिर भी हाउलर्स का एक भी मेंबर हिचकिचाया नहीं। सब अपने लीडर के फैसले के साथ खड़े थे और अपने ही एक मेंबर को बचाने जाने को तैयार थे। इतने कम समय जो बॉन्ड उन सब के बीच बना था, उसे सिर्फ शब्दों में समझाया नहीं जा सकता था। उसके ऊपर से फूल क्लब को जिसने तबाह किया था, उन्हें सजा देने की चाह सबके दिल में जल रही थी। अगर कुछ भी हो तो यही सही टाइम है, गैरी ने सोचा। ग्रे कलर गैंग अभी भी ब्लैक कलर गैंग और अंडरडॉग्स के साथ हुई लड़ाई से रिकवर कर रही होगी। पहले जितने एक्टिव लोग थे, अब उतने नहीं होने चाहिए। अब टारगेट क्लियर था, तो खाई ने कॉल्स करना शुरू कर दिया, ये पता लगाने के लिए कि उन्हें एग्जैक्टली कहां जाना होगा। फिर भी अगर वो इन्फो न मिल पाती, तो गैरी के दिमाग में पहले से ही एक जगह थी। उस दिन उसने गिल की सेंट फॉलो की थी और एक अबैंडन्ड वेयरहाउस तक पहुंचा था। वहीं उसने अपने फॉर्मर स्कूलमेट को किसी तरह के इनिशिएशन से गुजरते देखा था, और लीडर भी वहीं मौजूद था। उसे पूरा यकीन था, अगर आंसर्स चाहिए तो वही जगह होगी। फिर भी इसका मतलब हो सकता है कि हमें पूरा ग्रे कलर गैंग फेस करना पड़े। अगर वो अपने हाइडआउट में हुए और मरी उनके साथ हो सकती है, कौन जाने वो उसके साथ क्या कर रहे हों। वो एमी या मम की तरह हर्ट हो सकती है। अगर ऐसा हुआ तो मुझे सब कुछ यूज करना पड़ेगा। तुम लोग तैयार हो जाओ, गैरी ने कहा। मुझे पहले कुछ लेने जाना है। वो पीछे की तरफ गया, जहां फूल क्लब के नीचे जाने वाली सीढ़ियां थीं। सेलर का इस्तेमाल वो लोग सप्लाईज और इक्विपमेंट स्टोर करने के लिए करते थे। दरवाजा टूटा हुआ था, इसलिए उसे ज्यादा हैरानी नहीं हुई जब उसने देखा कि ज्यादातर सामान या तो चोरी हो चुका था या तबाह कर दिया गया था। कितना डैमेज किया है इन्होंने, गैरी ने सोचा। लेकिन उसके दिमाग में यह भी था कि इससे सबसे ज्यादा इंपैक्ट किन पर पड़ा था। खाई, मरी और उसकी मां पर।
काई फोन पर कॉल्स करते हुए भी जैसे अपने थंब से मोबाइल को क्रश कर देना चाहता हो। सेलर में आगे बढ़ते हुए गैरी को आखिरकार वो चीज मिल गई जिसकी उसे तलाश थी, जमीन पर पड़ी हुई। ये खाई का गिफ्ट था, उसे सच बताने के बदले। कोई बहुत स्पेशल चीज नहीं थी। शायद इसी वजह से ग्रे कलर गैंग वालों ने इसे उठाने की जहमत नहीं की थी। गैरी ने उसे उठाया और उस दिन खाई के साथ हुई बातचीत याद आ गई। जैसा कि तुम जानते हो, किसी भी गैंग में लीडर सबसे अहम होता है, काई ने कहा था, गैरी को सेलर में लाते हुए। किंग्स के बारे में सुना है, राइट? ऑफ कोर्स, गैरी ने जवाब दिया। अंडरडॉग से जुड़ने से पहले भी ये नाम सब जानते थे। किंग्स कुछ और ही लेवल की चीज थे, लोकल गवर्नमेंट से भी ऊपर, बल्कि कई मामलों में उनके साथ मिलकर काम करने वाले। अंडरडॉग्स का हिस्सा रहे हो तो ये भी जानते ही हो कि नाम चाहे जितना ग्रैंड लगे, असल में वो टियर 1 सिटीज के सबसे बड़े गैंग लीडर्स ही हैं, काय ने कहा। लेकिन उनमें से कितनों को तुम नाम से जानते हो? सिर्फ गैंग के नाम से नहीं, असली पहचान से? दो नाम गिनाने के बाद ही गैरी का दिमाग घूमने लगा। एग्जैक्टली exactly, काय मुस्कुराया। जो दो थोड़े फ्लैशी हैं और जिनके चेहरे सब जानते हैं, उनके अलावा बाकी अपनी आइडेंटिटी छुपाकर रखते हैं। अननोन हमेशा ज्यादा डरावना होता है। उनकी एक्सप्लॉइट्स की रूमर्स फैलती रहती हैं और उनके नाम और भी ज्यादा डर पैदा करते हैं। मैंने सोचा, हमें भी यही करना चाहिए, भले ही अभी हम स्मॉल टाइम हो। अभी के लिए मैंने ये तैयार किया है और मुझे लगता है तुम्हें इसे यूज करना चाहिए। अब जब मुझे पता है कि तुम क्या हो, तो और भी जरूरी है। तुम नॉर्मल स्कूल लाइफ जीना चाहते हो, फैमिली और फ्रेंड्स को बिना बताए, राइट? ये तुम्हारे लिए उस डबल लाइफ को आसान बना देगा। थैंक्स, गैरी ने कहा था। उस वक्त उसने गिफ्ट को सेलर में ही छोड़ दिया था। सिर्फ इसलिए नहीं कि एमी कहीं सवाल न पूछने लगे, बल्कि इसलिए भी कि वो सच में अपनी दोनों जिंदगियों को अलग रखना चाहता था। लेकिन शायद आने वाले टाइम में ये लाइन धुंधली होती चली जाएगी। गैरी ने आइटम से धूल झाड़ी और उसे अपने चेहरे पर रखा। सरप्राइजिंगली वो बिल्कुल फिट बैठा। एक मास्क, हैंडक्राफ्टेड, जो उसके चेहरे का ऊपरी हिस्सा ढकता था, फोरहेड से लेकर नाक की नोक तक। काले रंग का, गोल्डन ट्रिम के साथ, बिल्कुल हाउलर्स के गैंग कलर्स में। दोनों तरफ स्टाइलिश क्लॉ मार्क्स बने थे, जो चेहरे की तरफ आते हुए लग रहे थे। माथे के ऊपर भी वही डिजाइन था। खाई, इसे यूज करने का यही सही टाइम है, गैरी ने सोचा। तुमने ये मुझे दिया ताकि मुझे दूसरों से छुपना न पड़े। मैं इसे सही तरह से यूज करूंगा। उसने जल्दी से कपड़े बदले। ब्लैक और गोल्ड ब्लेजर, नीचे ब्लैक ट्राउजर्स और ऊपर स्कूल की व्हाइट शर्ट। सीढ़ियां चढ़ते हुए उसने देखा कि बाकी सब भी रेडी थे। ऑस्टिन तक यूनिफॉर्म में बदल चुका था। अपने लीडर को मास्क में देखकर सब थोड़े सरप्राइज थे। इनू साफ तौर पर सवाल पूछना चाहता था, लेकिन कमरे का टेंशन इतना भारी था कि किसी ने कुछ नहीं कहा। इन्फो मिली? गैरी ने पूछा। खाई ने एक बार फिर फोन देखा और सिर हिला दिया। कुछ लोगों ने ग्रे कलर्स को इस एरिया में आते देखा था और मुझे उनका हाइड आउट पता है, लेकिन ये श्योर नहीं है कि मरी वहीं होगी। वहीं चलते हैं, गैरी ने कहा। अगर वो वहां नहीं भी हुई तो कोई न कोई हमें उस तक पहुंचा देगा। वेट, तुम सच में चाहते हो कि हम सिर्फ 5 लोग पूरा ग्रे कलर गैंग फेस करें? इन वन ऑन वन फाइट से उसे डर नहीं लगता था और उसने अपने गैंग मेंबर्स की ताकत भी देखी थी। लेकिन ये तो सुइसाइडल लग रहा था। कलर गैंग्स के सैकड़ों मेंबर्स होते थे। हाइडआउट में किसी भी वक्त दर्जनों लोग होते। ये सीधा शेर की मांद में घुसने जैसा था। मैंने मदद के लिए कॉल किया है, ऑस्टिन ने कहा। थोड़ा टाइम लग सकता है। जैसे ही पहुंचेंगे लोकेशन शेयर कर दूंगा। हम पहले जाएंगे, गैरी ने जोर दिया। हमें नहीं पता उन्होंने उसके साथ क्या किया है या आगे क्या करने वाले हैं। जो भी हो, अच्छा नहीं हो सकता और मैं नहीं चाहता कि वो डरी हुई हो। सबने सिर हिलाया और बाहर निकल पड़े। सूरज पूरी तरह डूबा नहीं था और स्ट्रीट्स पर कलर गैंग्स का घूमना अभी शुरू नहीं हुआ था। पूल क्लब दोनों एरियाज के बीच में था, इसलिए ग्रे कलर बेस ज्यादा दूर नहीं था। रास्ते में ज्यादा ट्रबल नहीं हुआ, लेकिन डॉक्स पर पहुंचते ही जहां अबैंडन वेयरहाउस था, पूरे इलाके को घेरती हुई फेंस दिखी। सामने 4 ग्रे कलर मेंबर्स गार्ड की तरह खड़े थे। उसी वक्त गैरी को मैसेज मिला। New quest received. When you mess with the bull, you get the horns. Your enemies have abducted someone close to you. Show them the consequences of going against you. Quest reward 30 XP per defeated person. Hey, तुम बच्चे यहाँ क्या कर रहे हो? एक लंबा, दुबला आदमी उनकी तरफ आया।
ये ग्रे कलर गैंग का एरिया है। कोई मीटिंग है क्या? उसने मास्क की तरफ देखते हुए फिर कहा। ये स्टूपिड मास्क क्या है? दूसरे ने हंसते हुए गैरी की तरफ इशारा किया। खुद को सुपर हीरो समझता है क्या? चार्जिंग हार्ट एक्टिवेट, गैरी ने बुदबुदाया। हे, क्या कहा तुमने? आदमी आगे बढ़ा और मास्क टीनेजर की कॉलर पकड़ने गया। जैसे ही उसका हाथ बढ़ा, गैरी ने मुट्ठी भींची और पूरी ताकत से पंच मारा। आदमी का सिर पीछे झटका, नाक से खून फूट पड़ा और वो जमीन पर गिर गया। वो कहाँ है? गैरी दहाड़ा। उसकी मुट्ठी अब खून से सनी हुई थी।